बैक टू जी कोई डायलॉग जो से है तो इस वक्त कोई पाकिस्तान का या हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं चल रहा। कश्मीरियों को भी एहसास है कि पाकिस्तान बिल्कुल सॉलिडली कश्मीरी मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, कश्मीरियों के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, और जब तक ये रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं होगा तो पाकिस्तान उनको अपनी कोशिशें वो जारी रखेगा। बात यह है कि ये जो कनाडा में हुआ या यूके में हुआ या अमेरिका के अंदर हुआ, ये तो मैं समझता हूँ कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत ही राज अफशा होंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि ये असैसिनेशन अटैम्प्ट्स और असैसिनेशन जो उनमें हिंदुस्तान मुलव्वस रहा है, ये सिर्फ़ इन 3 ममालिक तक कन्फाइन नहीं रही थी, इसका दायरा कार बहुत ममालिक पे है, और आप बहुत जल्द सुनेंगे। जी, आपने सही फरमाया, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि इस जो डबल स्टैंडर्ड्स के बावजूद एक जो सोच, एक नई सोच उभर रही है तमाम दुनिया में, सिर्फ खाली इस्लामिक दुनिया में नहीं बल्कि वेस्टर्न में भी, कैपिटल्स में भी ये सोच को, इस बात को सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशंस के बग़ैर इस मसले का हल नहीं हो सकता, और ये कि अगर उसका हल जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि उस वायलेंस को रोका जा सके तो वो बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि सिमिलरली कश्मीर के ऊपर भी ये, डिस्पाइट ये जो सी है डिविजन्स होती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो ये वाली चीज़ कि ये रियलाइजेशन कि कश्मीर के अवाम को उनका हक़ ख़ुद इरादियत, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने उनको प्रॉमिस किया था इन द शेप ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कमिटमेंट, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ 2 ममालिक जिनके दरमियान एक कोर इशू है कश्मीर, तो उसके दरमियान एक जो सीरियस जो एक पीस की जो एफ़र्ट्स हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और पीस मेरे अपने ख़्याल के मुताबिक एक ना सिर्फ इस खित्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी दे आर अवेयर ऑफ। ख्वाजा नैयर। सर, 75-76 साल से चाहे वो यूएन है या OIC है, ये जो दोनों मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं फ़लस्तीन और कश्मीर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बुरी तरह नाकाम रही हैं ये दोनों मसले हल कराने में। अब भारत जो है वो 5 अगस्त के बाद और अब वहाँ पे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो हमेशा जो अपनी एक बात करता रहा है, अब 2 टोक पाकिस्तान की तरफ से क्या इक़दाम किए जाएंगे ताकि भारत को इसी जगह पे रोक दिया जाए? बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल 2 टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो सा है वो कायम रहेगा। और दूसरा ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता, उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो सा है वो उनके कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। और मैं समझता हूँ कि इस मौक़िफ़ की बार बार जो एक है उसको रीइटरेट करने की भी बहुत ज़रूरत है, और ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि कश्मीरियों को भी एहसास है कि पाकिस्तान बिल्कुल सॉलिडली कश्मीरी मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, कश्मीरियों के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, और जब तक ये रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं होगा तो पाकिस्तान उनको अपनी कोशिशें वो जारी रखेगा। अब्दुल्ला मोहम्मद। अब्दुल्ला मोहम्मद डॉन न्यूज़ से। बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं OIC या अक़वाम मुत्तहिदा, उसकी जानिब से तो कोई कारकर्दगी सामने नहीं है, वो हमारे सामने है। 2019 से अब तक जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म किया गया, हमारी बतौर स्टेट क्या कमज़ोरियाँ है कि हम इंटरनेशनल दुनिया को कायल नहीं कर सके। एक दूसरा ये कि क्या इसमें कोई हकीकत है जो बाज़ हलकों में रिपोर्ट हो रही है कि कश्मीर में जो चेंजेस आ रही है
बिहाइंड द डोर कोई मुज़ाकरात, कोई कम्युनिकेशन, कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस वक्त चल रही है? थैंक यू। एक तो ये है कि मैं सच्ची बात यह है कि इस बात पे को एग्री नहीं करूँगा कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को अप्राइज़ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया में 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी कश्मीर के ऊपर कवरेज हुई है वो ग़ालिबन पहले शायद ही हुई होगी। और जितना भी अगर आप इंटरनेशनल प्रेस में बड़ा उसको रेगुलरली ना सिर्फ मॉनिटर करता हूँ बल्कि मैं कश्मीर रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको कोलेट भी करता हूँ। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो वो काफ़ी बेहतर जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के जो एक पॉइंट ऑफ व्यू की रिफ्लेक्शन वो रेगुलरली आती रह गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका था विद रिगार्ड टू अब्दुल्ला साहब बैकडोर जी, कोई डायलॉग जो उनसे है तो इस वक्त कोई पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं चल रहा। ऐसा जो आपकी नज़रों से ओझल हो? जी मेरी नज़रों से कोई ओझल नहीं है जी, मैं आपको बता सकता हूँ। राशिदा सियाल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। राशिदा सियाल अब तक से सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आर्टिकल 370 का मामला है इसके ऊपर चाइना की भी रिजर्वेशंस हैं लद्दाख को लेकर, तो पाकिस्तान क्या चाइना के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर कोई स्ट्रेटजी बना सकता है? क्या आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस मामले के हवाले से या नहीं? सेकेंडली, आर्टिकल 370 के पीछे इंटेंशन जो है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की, वो ये है कि वहाँ डेमोग्राफिक तब्दीली लाई जाए। अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो राह ज़्यादा हमवार हो जाएगी मोदी सरकार के लिए? एक तो नंबर वन मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि चाइना को भी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है, पर्टिकुलरली ऑन द डिवीज़न ऑफ द ये है अपना स्टेट, उनके कुछ कंसर्न्स हैं। और लेकिन ये है कि एज़ फार एज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ पाकिस्तान पोजीशन, तो पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने एक लायामल वो अख्तियार करता है और उसके लिए आपको किसी और मुल्क के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। एजाज साहब GNN। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माज़रत थोड़ा ताख़ीर हो गई मुझे आने में। FBI के डायरेक्टर इंडिया में है, वो जो अमेरिका में कत्ल की साजिश की थी भारत ने, एक तो उस पर कमेंट कर दीजिए। दूसरा ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा तो कश्मीर ही है, उसी तनाज़े की बुनियाद पर इंडिया को जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरस पर रगेदने की कोशिश करता है। लेकिन हमें जब भी मौके मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी वही ओरिजिनल स्टाइल जो है जो डिप्लोमेसी में होता है नॉर्मली, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और बड़ा लेथार्जी सी दिखाई देती है। हम ऐसे मौक़ों से एग्रेसिव डिप्लोमेसी के लिए क्यों नहीं फ़ायदे उठाते? कम अज़ कम आप मेरे से तो एक्सपेक्ट ना कीजिए कि मैं वो अपना लथार्जिक डिप्लोमेसी मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। आपको मालूम है, मैं याद दिलाता रहूं कि मैं 2003 में जिस हालात में वापस आया था वो भी आप सबको याद होगा, वो अपना आपको याद होगा। और उसके बाद मेरी तो ख़ास तौर पे एक बहुत ही कश्मीरियों के साथ एक वाबस्तगी भी है और कश्मीर कॉज के साथ भी वाबस्तगी है, तो वो उस सिलसिले में आपको कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। आपने FBI डायरेक्टर की बात की, उनके विज़िट की, तो आपके आने से पहले मैंने उसी इशू के ऊपर एक जवाब दिया था मतीन हैदर साहब के सवाल के जवाब में कि कोई भी नैरेटिव हो, किसी भी मुल्क की क्रेडिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी होगी तो ओनली देन आपका जो नैरेटिव जो आप बनाते हैं वही एक्सेप्टेबल होगा। इस वक्त जो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर वो बिल्कुल ही लोएस्ट लेवल के ऊपर है बिकॉज ऑफ दी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स दैट वो जो उन्होंने कोशिशें की हैं, असैसिनेशंस की हैं उन्होंने, और उसके बारे में एक बड़ा एक गम और गुस्सा पाया जाता है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। तो उसमें इस हालात में उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं उनकी नैरेटिव की रही। तो ये एस्पेक्ट भी जो है ज़हन में रखने की ज़रूरत है। जी जाहिद साहब। गिलानी साहब, एक तरफ हम देखते हैं समझौता एक्सप्रेस का फ़ैसला हो, बाबरी मस्जिद का हो, अजमल कसाब का हो, या इस तरह के जो आज फैसले आए हैं, एक लंबी तारीख है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी बेबस नज़र आते हैं गज़ा के ऊपर,
आप उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। हमारे पास फिर क्या बचता है? जो कनाडा ने कहा अमेरिका के इंडिया के बारे में, अमेरिका ने कहा, यूके ने कहा, तो क्या हम इन तमाम चीज़ों में उनके फैसले और ये चीज़ें जो अब आई हैं सामने, इनका भी कोई डोजियर बनाकर दुनिया को बता सकते हैं कि ये असल हकीकत है इंडिया की? देखिए जी, बात यह है कि ये जो कनाडा में हुआ या यूके में हुआ या अमेरिका के अंदर हुआ, ये तो मैं समझता हूँ कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत ही राज अफशा होंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स या और असैसिनेशन जो उनमें हिंदुस्तान मुलव्वस रहा है, ये सिर्फ इन 3 ममालिक तक कन्फाइन नहीं रही थी, इसका दायरा कार बहुत ममालिक पे है। और आप बहुत जल्द सुनेंगे कई और ममालिक भी जो उनसे हैं वो दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड विद सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज़ रोल in various killings which have taken place in their respective countries. Naveed Siddiqui. थैंक यू इजराइल साहब। 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने कहा, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की सफारती नाकामी है, मगर क्या बैनुल-अक़वामी बिरादरी की भी नाकामी नहीं है? क्योंकि UNSC को देख लें, UN, यूरोपियन पार्लियामेंट, OIC, हर जगह पर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई और इंडिया ने उसकी नहीं मानी। इन 300 बिल्कुल खातर में नहीं लाया पाकिस्तान। इसका भी एक जवाब कि अब हमारे पास क्या बचेगा? इसके अलावा जो वीटो की है गज़ा के ऊपर जो रेजोल्यूशन थी, अमेरिका ने, यूके ने अटेंड नहीं किया, तो इतने ममालिक मिल के भी जो UNSC को वो नहीं कर सके, करारदाद मंजूर नहीं करवा सकते। इस वक्त हमारे पास क्या बचा? क्योंकि मज़ीद आने वाले दिनों में लगता है ऐसा ही है कि कशीदगी बढ़ेगी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में आ रही है वो भी लगता यही है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 4-5 सालों में मज़ीद तीसरी मरतबा मोदी गवर्नमेंट आ रही है, तो हालात तो मज़ीद बिगड़ेंगे दोनों ममालिक के दरमियान। मैं आपको बताऊं जी कि ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान ने तो इस पूरे अरसे में पिछले 75 साल में कई दफ़ा कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो एजेंडा है, इस एजेंडा आइटम को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने बड़ी एक दफ़ा कोशिश की कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि 1948 में बना था, उसको भी ख़त्म किया जाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसमें कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि जो उनका जो नैरेटिव था कश्मीर के बारे में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो ममालिक जिस किस्म की पोजीशन लें, बिकॉज आजकल कुछ और पॉलिटिकल कंसिडरेशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको एक या खामोश रहना पड़ता है या आपको। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर जिस तरीके से कश्मीरी वो एक डिटर्मिन्ड है अपनी आज़ादी के लिए, अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। बिल्कुल उस तरीके से ज़रूर अब उनको वो उनका मकासद हल होंगे जिस तरीके से मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि फ़लस्तीनी अवाम को भी उनको यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक उनको ज़रूर उनका हक़ मिलेगा। तो मुझे तो अब ये मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरियों ने जिस तरह की स्ट्रगल दिखाई है 1947 से लेके, ये बल्कि उससे पहले की भी 75 साल गुजर चुके हैं, हिंदुस्तान भी तो उनकी स्ट्रगल को सप्रेस नहीं कर सका था। बल्कि अगर आप आज भी कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में आगे जाके हालात को देखें तो आपको एक वहाँ पर एक प्रिजन वाला जो सा है एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पर। अगर तो हिंदुस्तान इतना कामयाब होता या जिस किस्म का वो उसका नैरेटिव बन रहा है तो वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। आपको एक और भी चीज़ बताऊँ कि वहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदुस्तान ने उसको बिल्कुल एक प्रिजन के तौर पे बना के रखा हुआ है, कुछ ना कुछ जो वहाँ की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो वहाँ पे जा बाज़ औक़ात चली जाती है, जो दिल्ली बेस्ड जो उनसे डिप्लोमेट्स हैं, तो वो भी अपने अपने ममालिक को एक रिपोर्ट भेजते हैं कश्मीर की सिचुएशन के बारे में, और उसके बारे में उनकी जो होती है असेसमेंट वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं होती हिंदुस्तान की जो एफर्ट्स के बारे में। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।